पिछली क्लास में हमने देखा कि समताप रेखाएं, ये जो आइसोथर्म लाइंस होती हैं, ये किस तरीके से हमारे पृथ्वी पर फैली हुई हैं और इनकी गणना हम कैसे करते हैं, इनको कैसे समझते हैं और इनकी उपयोगिता होती क्या है। आज हम देखेंगे कि हमारे वायुमंडल का जो दबाव होता है, मतलब जो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है, मतलब जहाँ पर हम सांस लेते हैं या हमारे सर के जस्ट ऊपर जो ये स्पेस है, जहाँ पर हवा है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ता है, जहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ता है, जहाँ पर बादल हैं, कहने का मतलब हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं कि मतलब लाखों किलोमीटर, बल्कि हमसे करीब 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 35,000 किलोमीटर तक हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हमारा वायुमंडल वहाँ पर भी मौजूद है। और इस वायुमंडल का कुछ अपना दबाव है, ठीक है, अपना दबाव है, जिस वजह से पृथ्वी के तल पर कई घटनाएं भी घटित होती हैं। क्योंकि देखिए, यह वायुमंडलीय दबाव का मुख्य कारण तापमान है, मतलब टेम्परेचर है। टेम्परेचर हाई तो दबाव कम, टेम्परेचर लो तो दबाव ज़्यादा। कहने का मतलब हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इसका ही कॉन्सेप्ट है। यही सब चीज़ें अभी हम बोर्ड पर इसको देखेंगे और हाँ, ये भी महसूस करेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम जाहिर सी बात है हवा पर होगा, ठीक है, हवा पर हमें दिखाई देगा। इसलिए यह वायु दाब को हम नज़रअंदाज बिल्कुल कर भी नहीं सकते। इस टॉपिक से संबंधित बहुत से प्रश्न आईएएस में, पीसीएस में और ये समझ लीजिए जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसमें पूछे जाते हैं, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, नेट में। कहने का मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो यह वायुमंडलीय दबाव से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि इसमें अप्लाइड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे क्या, मतलब कि पर्वतों पर जाने पर खाना देर से क्यों पकता है और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है, हमारे नाक और कान से ब्लड क्यों आने लगते हैं। ये सारे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब सब कुछ प्रेशर पर ही निर्भर है, हम चाहे ज़मीन पे हों चाहे पर्वतों पर हों। और हाँ, कुछ कंडीशन ऐसे बनते हैं कि हम भ्रमित भी उन प्रश्नों से हो जाते हैं। इसमें से निबंध भी लिखने को आता है। तो सारे प्रश्नों के जवाब सिर्फ एक ही वीडियो में हम आज देने वाले हैं। इस टॉपिक को हम बहुत ही सरलता से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और आपको समझाएंगे। और कहीं भी अगर आपको दिक्कतें हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों में शेयर करते रहिए। और कोशिश करिएगा कि जो भी आप टॉपिक लिख रहे हों उसका खुद नोट बनाइएगा, क्योंकि दूसरों का नोट पढ़ने से कुछ खास फायदा होता नहीं है। अगर आप अपना खुद नोट बनाते हैं तो एक तो आप उसको लिखते हैं और साथ में उसको रिवीजन भी हो जाता है, पढ़ते हैं तो रिवीजन भी हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप उसको अपना नोट्स बनाएं और लिखें। रही बात मेरे नोट्स की, तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन हाँ, आप खुद ही नोट बनाएं। चलिए हम बोर्ड पर समझते हैं कि किस प्रकार से यह वायुमंडलीय जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वह हमारी पृथ्वी की तली पर हर एक स्थान पर पड़ता रहता है और हमें लेकिन महसूस नहीं होता है। हमारे सर के ऊपर कई किलोग्राम का भार वायुमंडलीय दबाव पड़ता रहता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। इन सब चीज़ों को हम जानते हैं। आखिरकार हमारे वायुमंडलीय दबाव हमारे ऊपर है लेकिन हमें महसूस नहीं होता रहता है। हम अगर आसमान के नीचे चले जाते हैं तब भी उतना दबाव, अगर हम अपने घरों में छत के कमरे के अंदर भी चले जाते हैं तब भी उतना दबाव। आखिरकार यह दबाव होता क्या है, इन सब बातों को आज हम जानेंगे और विधिवत रूप से जानेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो वायुमंडलीय जो दबाव होता है, हमारी पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय जो दबाव होता है उसको किस तरीके से मापते हैं कि यह कितना मिलीबार है। ठीक है, देखिए मिलीबार ही नहीं, इसमें पाउंड में, सेंटीमीटर में, इंच में, यह बहुत सारी ऐसी इकाइयां हैं जिसमें यह मापा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला मिलीबार ही है। वायुमंडलीय दबाव को हम बैरोमेट्रिक प्रेशर्स के रूप में जानते हैं और उसी की कई इकाइयां हैं जिस रूप में हम इसको मापते हैं। मिलीबार भी उसमें से एक इसका अंश है जिसको हम प्रचलित रूप से इसको हम मापने के लिए यूज करते हैं, इस इकाई को, मतलब वायुदाब को। चलिए हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि यह वायुदाब किस रूप में कार्य करता है और किस वजह से कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी अपने साथ एक वायुमंडल लेकर के चल रही है।
और वह वायुमंडल है क्या? कहने का मतलब क्या है कि देखिए, पृथ्वी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत इस तरीके से है कि यहाँ पर चपटी है, ठीक है, ध्रुवों पर चपटी है। तो यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल तो इस तरीके से, देखिए यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसी में अक्षांश और देशांतर, ठीक है, तो अक्षांश देशांतर इसी में है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफिक जीएस वाले पार्ट में जाइए, अक्षांश देशांतर बहुत विधिवत रूप से हम पढ़ाए हैं, आप वहां जाकर के देख लीजिए। उसी में भी ये भी पढ़ाए हैं किस तरीके से हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। यहाँ पर अगर 6 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में इसके 5.5 घंटे पीछे होंगे, क्योंकि भारत 5.5 घंटे आगे है। तो ये सारे गणनाएँ, ये जो घड़ी का, ये जो समय का माप है, ये पूरी चीज़ें हम इसी में पढ़ा दिए हैं। आप वहाँ वीडियो में जाकर के उसको देखकर कंफर्म कर लीजिए। देखिए हम इसमें देख क्या रहे हैं कि यह जो इन्वायरमेंट है मेरा, वायुमंडल है मेरा, इसमें बहुत सारे धूल कण और बहुत सारी गैसें, जलवाष्प, बहुत सारे समझिए तत्व इसमें मिश्रित हैं, ठीक है। हम जो धूल उड़ाते हैं वह कहाँ जाता है? कहीं न कहीं उसके बारीक कण हमारे इन्वायरमेंट में जाकर के फैल जाते हैं और यह टंगे रहते हैं, आसमान में टंगे रहते हैं। देखिए एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि यह जो पृथ्वी है हमारी, इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब इसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, मतलब अपनी तरफ चीज़ों को खींच रहा है। क्या? पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है। तो है क्या इसमें कि यह जो ये एरिया है ध्रुवों का, तो यहाँ पर क्या है, अगर पृथ्वी के इंटरनल हिस्से में जाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एक कोर, बीच के हिस्से में एक कोर मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व वाला हिस्सा मिलेगा पृथ्वी के बीच में। चूँकि देखिए पृथ्वी एक फुटबॉल है, हम इसी पर बसे हैं, ऊपर नीचे यहीं पर बसे हुए हैं। तो अगर हम ड्रिल करते हैं और उस फुटबॉल के मतलब पृथ्वी फुटबॉल मान लीजिए, उसके बीच में जाते हैं तो एक कोर मिलेगा, और यही गुरुत्वाकर्षण का मुख्य बिंदु है, ठीक है। इसी के कारण यह बहुत ज़्यादा अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है पृथ्वी। अब देखिए होता क्या है कि अगर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति ज़्यादा भार का होगा कि यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति ज़्यादा भार का होगा। देखिए जाहिर सी बात है, इसके नज़दीक, इस कोर के, फुटबॉल के अंदर कुछ है, मान लीजिए चुंबक है। अब फुटबॉल के अंदर चुंबक है, फुटबॉल थोड़ा पचका दिया जाए तो जो वो हिस्सा जहाँ पचका रहेगा, वो हिस्सा उस चुंबक के, जो बीच में चुंबक रखा है, उसके नज़दीक हो जाएगा। इसका मतलब वो ज़्यादा प्रेशर से दबा रहेगा, ठीक है। यह व्यक्ति ज़्यादा इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब, अगर हम मानते हैं, चलिए ये डस्टर चुंबक है, हम यहाँ पर अगर लोहा रखे हैं तो यहाँ पर एकदम हल्का रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इसके पास जाएगा बहुत ज़्यादा खिंचाव हमें महसूस होगा कि ये इसके पास जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, हम ये देखेंगे इसका भार जो है वह ज़्यादा महसूस होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति यह ज़्यादा भारी होगा अपेक्षाकृत इस व्यक्ति के, क्योंकि यह इसके नज़दीक है। तो यही सेम सी बातें देखिए चुंबक से हम समझाए हैं, लेकिन चुंबक का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ चुंबक वाली चीज़ें ज़्यादा भारी होंगी या ज़्यादा खींची जाएंगी। हर एक वस्तु खींचा जाएगा, ठीक है। अगर हम हाथ में देखिए, अगर कुछ भी हल्की वस्तु को हम यहाँ पर रख दें और हाथ को ऐसे करें तो उसकी हवा से नहीं, इसके प्रेशर से भी वह हिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है, अपना रोटेशन कर रही है। अब वह तत्व जो उसके आसपास है उसी की तरफ आकर्षित हो गए हैं। तो कहने का मतलब जितने भी धूल कण, जलवाष्प और यहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इस पृथ्वी के चारों तरफ हैं, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है। मतलब यहाँ पर जो इन्वायरमेंट हमारा है, यह खींचा चला आता है इसके सतह के पास, पृथ्वी की सतह के पास, यहाँ का भी, लेकिन यहाँ पर दूर पड़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ की गैसें और जलवाष्प फैल गए हैं। मतलब विषुवत रेखा, ध्रुवों के करीब जो भी तत्व हैं वह दूर तक हैं,
मतलब हमारा वायुमंडल इसके ध्रुवों के मतलब विषुवत रेखा के जो सिधाई पर है वह दूर तक है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वह नज़दीक है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ से जब हम यहाँ तक जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा वायुमंडल की ऊंचाई जो होती है वह कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पर इतना है, मान लीजिए यहाँ पर हम इसको 10 किलोमीटर रखते हैं और यहाँ पर इसको हम 30 किलोमीटर रखते हैं, तो यही तो हुआ कि यहाँ से अब यहाँ से 30 किलोमीटर हो सकता है, यहाँ 15 किलोमीटर हो सकता है, यहाँ 20 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 9। तो मतलब क्या है, यहाँ 0 डिग्री से लेकर और यहाँ पर 90 डिग्री जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में यह वायुमंडल की जो ऊंचाई है वह कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, यह जो वायुमंडल में फैले हुए कण हैं, जो जलवाष्प हैं, जो गैसें हैं, वह वशीभूत किसके रहते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के। तो ये क्या होता है, यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होगा क्योंकि ये सारे तत्व खींचे चले आ रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर क्या डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, ये भी ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उतना प्रेशर नहीं डाल रहे हैं जितना डालना चाहिए, कि मतलब जितना 90 डिग्री पर मतलब ध्रुवों पर जितना दबाव पड़ रहा है उतना दबाव यहाँ पर हमें महसूस नहीं होगा क्योंकि कोर बहुत ज़्यादा दूर पर है और ये ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा नज़दीक पर है। इस कारण से हम यह महसूस करते हैं कि यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा है और यहाँ पर कम खिंचाव है अपेक्षाकृत। इस तरह तो आप समझ गए होंगे कि यह जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है, यह वशीभूत किसके है, मतलब इसके अंडर में है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स के, पृथ्वी के अपने गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, ठीक है। यह अब यहाँ का जो वातावरण है यह भी अधीन है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा, मतलब यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा है इसलिए यह इसके ज़्यादा करीब है और यह यहाँ पर दूर है। आप कभी भी देखे होंगे जो यह रॉकेट लॉन्च किया जाता है, मतलब सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती हैं, तो उसमें कहा जाता है PSLV, GSLV, तो ये ही सारी चीज़ें हैं। PSLV मतलब पोलर से संबंधित हैं, PSLV, और GSLV मतलब जियो मतलब पृथ्वी के अपने गुरुत्वाकर्षण से ही संबंधित यह जितने भी रॉकेट हैं उड़ते हैं, मतलब GSLV, PSLV। तो यहाँ पर जब यह जाता है तो नज़दीक जाता है, मतलब PSLV, और GSLV बहुत दूर जाता है। हम इसको आप जितने भी टेक के मैटर हैं, ये सैटेलाइट क्या होती है, कहाँ मतलब लगाई जाती है, कभी कभी 6000 किलोमीटर, कभी 600 किलोमीटर, कभी 400 किलोमीटर, कभी 800 किलोमीटर, कभी 36,000 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है, यह सारे सैटेलाइट इसी बेस पे रहती हैं। अगर सैटेलाइट यहाँ लगाना है तो इसका यहाँ विषुवत रेखा पर अधिकतम ऊंचाई क्या है, 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पर कहीं कहीं 900, कभी 400, कभी 300, कहीं समझ लीजिए 1100। तो इस तरीके से भी यह सैटेलाइट स्थापित की जाती हैं, लेकिन की कहाँ जाएंगी सैटेलाइट, जो इसी पे की जाती हैं। ये जो लास्ट एरिया है इसी के, इससे बाहर जाने पर क्या होता है, पृथ्वी कहीं और चली जाएगी और सैटेलाइट कहीं और चला जाएगा। और ये पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये सूरज है, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है सूरज के और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। अब ये है पथ, पूरी तरीके से ये अपना इन्वायरमेंट को भी लेकर के चक्कर लगा रही है पूरा, ठीक है। अपनी इन्वायरमेंट को लेकर के पृथ्वी सूरज का पूरा अपने पथ पर चक्कर लगा रही है। ये नहीं कि आज पृथ्वी समझ लीजिए यहाँ है तो कल यहाँ केवल रहेगी, ये वातावरण छूट गया, नहीं, यही सेम वातावरण लेकर के आई। अगर ऐसा होता तो यहाँ तो वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं, ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन। यहाँ जब पृथ्वी आएगी तो हम या जीव जंतु या वनस्पतियाँ यहीं पर हैं, ठीक है, पृथ्वी पर ही हैं। और ये वायुमंडल जब कहीं और छूट जाएगा तो क्या फिर से वायुमंडल क्रिएट होगा, तो जी नहीं, यह वायुमंडल को ही साथ लेकर के चल रही है, मतलब इसको लेकर के चल रही है। यहीं पर खड़े होकर के हम सांस ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी जो गैसें हैं समझ लीजिए वजन में है, ठीक है,
जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वजन गैसें हैं। ये इनका समझिए भार बहुत ज़्यादा है अपेक्षाकृत आर्गन और क्रिप्टॉन, ये जितने भी गैसें हैं इनके परिपेक्ष में इनका वजन बहुत ज़्यादा है और ये पृथ्वी के नीचे हिस्से पर रहती हैं। मतलब कि जैसे पृथ्वी पर ये मानव है तो मानव को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, ग्रहण करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो ये सारी गैसें भारी हैं जो नीचे बैठी हुई हैं और कुछ आर्गन वगैरह जितनी हल्की गैसें हैं वो ऊपर उठ गई हैं। हमें उनकी आवश्यकता अपने जीवन के लिए नहीं है और वो ऊपर की तरफ उठ गई हैं और वो हल्की भी हैं, ठीक है। गुब्बारे में कभी देखिएगा कि हीलियम गैस भर दी जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है, तो वो गैसें क्या हैं, हल्की हैं। यहाँ ज़्यादा भारी गैसों में उनकी जगह नहीं है, वो ज़्यादा भारी गैसें उसको धक्का देकर के ऊपर कर देती हैं। तो गुब्बारे में जब वो गैसें भरी जाती हैं तो गुब्बारा सहित लेकर के ऊपर चली जाती हैं। और कहाँ तक जाती हैं, वो पूरा नहीं चला जाता है, वह वहाँ तक जाता है जहाँ तक वह घनत्व, जो वायुमंडलीय जो घनत्व है हमारा, वहीं पर जा के रुक जाती हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा यह वायुमंडल है और वायुमंडल का अपना एक घनत्व है और यह दबाव डाल रही है पृथ्वी की सतह पर, जिसे हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं और उसे मिलीबार से नापते हैं। देखिए, यह जो दबाव होता है वह पृथ्वी के हर एक हिस्से पर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, बीच में कोर है और कोर चारों तरफ, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ के चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। कहने का मतलब क्या है, यह जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे घूम भी रही है, बीच में इसके चुंबक रखा हुआ है और वह चारों तरफ इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर नीचे सारी चीज़ों को, मतलब वायुमंडल को, जो उसके आसपास के हवाएं हैं, जो गैसें हैं, जो धूल कण हैं, अपनी तरफ खींचे हुए हैं और ये भी इसके साथ साथ बराबर में इसके साथ साथ घूम रहे हैं और यह सूरज का भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, पृथ्वी, और अपने वायुमंडल को साथ में लेकर के चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब कहने क्या हुआ, पृथ्वी के हर एक हिस्से पर दबाव है, चाहे वो जल हो चाहे वह स्थल हो, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो प्लेन चीज़ें हैं उस पर दबाव अधिक पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, पृथ्वी पर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर जल है, ठीक है। देखिए, जल तो क्या होता है, जल हमेशा प्लेन रहता है क्योंकि जल हमेशा कम स्थान घेरने की कोशिश करता है। तो यह देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये समुद्र है और यहाँ पर जल भरा हुआ है, ये पूरी तरीके से जल है, ठीक है। अब देखिए, यह जल है, ये प्लेन है कि ये सब प्लेन है। देखिए, भूमि तो पूरी तरीके से एक प्लेन में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। कितनी भी समझ लीजिए ऊबड़ खाबड़ स्थान हो, अगर वो गहरे हैं तो वहाँ पानी भरेगा तो उसका तल एकदम फ्लैट होगा, ठीक है। तो यही हालत है, जो समुद्र है इसका तल पूरी तरीके से फ्लैट है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको वो प्रेशर मिलेगा जो प्रेशर इस पर लग रहा है, पृथ्वी की सतह पर जो प्रेशर लग रहा है उसको भी यही पड़ेगा। और हाँ, ये अगर पठार पे जा रहा है व्यक्ति तो उसको क्या महसूस होगा कि यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है, इसके ऊपर प्रेशर कम पड़ रहा है, और यहाँ पर जो व्यक्ति रहेगा, समझ लीजिए इसको जो प्रेशर पड़ेगा वह इनसे भी कम पड़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर समुद्र के किनारे वाले हिस्से पर पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए, हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल तो है नहीं, ऐसा माना जाता है गोल है क्योंकि ध्रुवों पर भी चपटी है और इसके हर एक स्थान पर, कहने का मतलब कि ये जो पृथ्वी का ये हिस्सा है, कहीं पर्वत है कहीं पठार है, तो ये भी तो पूरी तरीके से बराबर नहीं है। तो इस कारण से हम कह रहे हैं कि यह जो हिस्से हैं ये कहीं ना कहीं ऊबड़ खाबड़ हैं और यह प्रेशर, जो वायुमंडलीय प्रेशर हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ रहा है, वह कहीं ना कहीं कम और ज़्यादा पड़ रहा है। और यह यहाँ पर समुद्री वाले हिस्से पर पूरी तरीके से पड़ रहा है और यहीं से यह मापा भी जाता है। इसका आदर्श जो मिलीबार होता है, इसकी इकाई होती है, यहीं से मापी जाती है। अब देखिए, हम यह देखते हैं कि ये यहाँ पर जो पड़ता है लगभग 1013.2 MB, मतलब मिलीबार इसका प्रेशर होता है। मतलब जो ये इस पर होता है,
सतह पर, समुद्री सतह पर वह इतना होता है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मिली बार लगभग 1 ग्राम के बराबर होता है। लगभग थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि यह 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये 1013 का मतलब क्या हो गया, 1000 मिली बार इस पर प्रेशर पड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो यह महसूस करेगा कि 1000 मतलब 1 ग्राम का मतलब 1 किलो, 1 केजी, ठीक है। कहने का मतलब 1000 ग्राम ना, 1 मिली बार 1 ग्राम के बराबर, और 1000 लगभग 1000 ही तो है, 1000 तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। अब उसको कैसे निकाला जाएगा, कहने का मतलब क्या है, 1 वर्ग स्क्वायर फुट का मतलब समझिए, 1 वर्ग स्क्वायर फुट जो होता है वह 1000, ठीक है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना मिली बार का प्रेशर होता है, इसको हम जानेंगे। तो सीधी सी बात है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है उस पर 1 केजी का दबाव, वायुमंडलीय दबाव पड़ता है। अब 1 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या है, अगर हम इसको देखते हैं, ये कितना होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये 1 2 3 ये, ठीक है, 7 त्रिक 21। तो इसका मतलब है इस पर 21 किलोग्राम का प्रेशर पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। लेकिन हाँ, ये गणना हमेशा यहाँ पर की जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। तो कहने का मतलब अगर हम अभी हैं समुद्र के किनारे तो लगभग 1000 मिली बार के बराबर इस पर प्रेशर पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, कि यहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा वह परिपेक्ष में इसके कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का एक समझ लीजिए एक तरीका है कि यहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा वह फ्लैट पर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि ये तिकोना है, ठीक है, इस पर प्रेशर नहीं पड़ पाएगा, जबकि प्लेन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब वह प्रेशर क्यों ज़्यादा पड़ेगा, क्यों कम पड़ेगा, यह आगे हम अभी देखेंगे। लेकिन अभी हम इतना सिर्फ जान ले, यहाँ ज़्यादा तो यहाँ पर कम। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं कि अगर आपकी मोबाइल का साइज कुछ है, उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकाल कर उसको गुणा कर दीजिए, वह जितना भी आएगा उतना किलोग्राम, सेंटीमीटर में उतना किलोग्राम प्रेशर आपकी मोबाइल पर पड़ेगा। यह निकालने का इसका एक तरीका है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे कभी कभी पूछ भी ली जाती हैं कि बताइए आपकी जो कॉपी लिए हैं उस पर अगर ये लंबाई चौड़ाई ये है तो उस पर कितना किलोग्राम का प्रेशर पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, अगर यह नहीं कि हम घर से बाहर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, तो हम पर जो प्रेशर पड़ेगा वह ज़्यादा रहेगा, घर के अंदर आ गए तो ऊपर छत आ गई तो हमें कम प्रेशर पड़ेगा, तो जी नहीं, यह पूरी तरीके से यह प्रेशराइज होता है, हमारे चारों तरफ से यह प्रेशर रहता है, हमारे सिर्फ ऊपर से नहीं रहता है, क्योंकि पृथ्वी के हर एक हिस्से पर बराबर प्रेशर लग रहा है, हम चाहे अंदर हों या बाहर हों। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चुंबक है, ठीक है, अगर कोई चुंबक है तो मेज के ऊपर भी अगर हम लोहे का कोई सिक्का रख दें, मेज के लकड़ी के नीचे से भी गुजारते हैं तो वह ऊपर से चलता है, या कागज़ का टुकड़ा है या कॉपी है, मान लीजिए कॉपी के ऊपर लोहा रख दें, नीचे चुंबक लगाएं तो वो भी चलेगा। जैसे ऐसे ऐसे करेंगे तो वही फंडा इसमें मोटा माटी आप समझ लीजिए कि वही चीज़ें हैं कि हम घर के अंदर रहें या घर के बाहर रहें, प्रेशर हम पर उतना ही पड़ना है जितना पड़ता है। नहीं तो होता क्या है, अगर ऐसा ना हो तो कोई अंदर घर के जा ही नहीं सकता है, उसके नाक से, कान से, मुंह से हार्ट अटैक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि ब्लड निकलना शुरू हो जाए मुंह से, कान से, नाक से। हम पर्वतों पर जाते हैं तो हमारे नाक से, मुंह से क्यों ब्लड निकलते हैं। तो कहने का मतलब कहीं पर खाना जल्दी पकने लगे, कहीं कम बनेगा, कहीं बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होने लगेंगी, हमारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। एक बात आपको और बता देना चाह रहे हैं कि देखिए, ये जो तत्व हैं, यह यहाँ पर तो भारी तत्व रहते हैं, पृथ्वी की सतह के एकदम नज़दीक भारी तत्व रहेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं
ठीक है, एक दायरा तो खींच दिया गया है कि इतनी ही दूर में सारी चीजें रहेंगी जितनी भी हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के समीप वो चीजें रहेंगी जो बहुत ज्यादा भारी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं हमारे इस कोर के नजदीक आने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितनी धूल कण, जल वाष्प, ये जितने भी चीजें हैं बहुत ज्यादा क्या हैं, यह हमारी पृथ्वी के समीप हैं। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वैसे वैसे हमें क्या मिलता जाता है, इसका जो घनत्व होता है वह कम होता चला जाता है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि हम पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर प्रेशर कम मिलेगा और पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा प्रेशर मिलेगा और सतह पर भी समुद्र की तली पर सबसे ज़्यादा हमको प्रेशर देखने को मिलेगा। हम पर्वतों पर जाते हैं तो पर्वतों पर क्यों प्रेशर कम हो जाता है, देखिए जरा, हमारी पृथ्वी पर ही तो प्रेशर है, तो हमारी पृथ्वी पर ही तो पर्वत है, तो ठीक है, पर्वत अगर ये मान लेते हैं और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है उस पर ज़्यादा प्रेशर, लेकिन यहाँ जाकर खड़ा हो जाता है तो उसके नाक कान मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और उसे जब भूख लगती है तब वह खाना बनाने के लिए जब जाता है तो अगर मान लीजिए चावल डाल दिया पानी में कि हो जाएगा, वो पक जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, वह जल्दी तो उबल जाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ पकती कब है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब वह 90 डिग्री पर जब पानी उबल जाएगा तो उबल तो जाएगा लेकिन वो पकेगा नहीं। क्यों नहीं पकेगा, जरा इसका भी जवाब सुन लीजिए। देखिए होता क्या है कि हमारे वायुमंडल में, ठीक है, हमारे वायुमंडल में कई सारी गैसें, चलिए छोड़िए इसको हम लास्ट में देखेंगे, अभी हम देखते हैं आगे का फंडा कि किस तरीके से हमारे वायुमंडल में जो भी प्रेशर है वह कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, इसके क्या कारक हैं जो कि इसको घटा देते हैं और इसको बढ़ा देते हैं। देखिए इसके दो कारक हैं मुख्य रूप से, यह है जो प्रेशर है इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला क्या हो गया है, पहला है प्राकृतिक कारण, ठीक है, प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, मानव जनित, ठीक है, मानव जनित, ये दो कारण हैं। अब प्राकृतिक कारण में क्या आता है, सबसे पहले तापमान, ठीक है, टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर आता है। यह जो प्रेशर है इसको प्रभावित, मतलब इसको या कम कर देगा या तो ज़्यादा कर देगा, इस तरीके से हम देख रहे हैं। प्राकृतिक मतलब जो मानव के द्वारा या मानव के बस में नहीं है कम या ज़्यादा करना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तापमान, पहला है तापमान। देखिए किसी स्थान का जब तापमान क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो नीचे की हवाएं क्या हो गई, जो भारी थी कभी वह तापमान पड़ा। तापमान से क्या होता है, चीज़ें गर्म होती हैं, और जो चीज़ें गर्म होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। जो चीज़ें गर्म होंगी वो हल्की होंगी, वो हल्की चीज़ फिर ऊपर उठने लगेगी। इसका मतलब क्या है, जो नीचे कभी दबाया बैठा था वह ऊपर उठने लगा, नीचे क्या हुआ, खाली होता शुरू हो गया, तो नीचे क्या हुआ, प्रेशर हटने लगा। मतलब तापमान अधिक होने से प्रेशर कम हो जाता है, तापमान कम होने से प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, जल में डाल दीजिए, नीचे से आग लगा दीजिए, वह बर्फ़ का जो टुकड़ा है कुछ देर बाद वो खत्म हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, विलीन हो जाएगा उस जल में, और वह जल जो है वो कुछ देर बाद उबलने लगेगा, उबलने के बाद वो भाप बन के उड़ने लगेगा, और कुछ देर बाद वह समझ लीजिए पूरा पानी समाप्त हो जाएगा, और जो पानी में तत्व रहेंगे वह ही बचे रहेंगे पतीली में। तो इससे आप क्या समझे कि मतलब कोई भी चीज़ जब तक तापमान नहीं पड़ेगा वह बैठा रहेगा, और तापमान पड़ जाएगा तो वह ऊपर की तरफ उड़ता चला जाएगा। दूसरा क्या है, वायुमंडलीय संगठन, मतलब दूसरा है वायुमंडलीय संगठन। वायुमंडलीय संगठन का मतलब यही जो हैं, ठीक है, संगठन का मतलब जलवाष्प, धूल कण, गैसें, यही सब हैं। यह कहाँ तक प्रेशर को प्रभावित करती हैं, देखिए यह जो हैं कहीं ना कहीं प्रेशर को इतना ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, कहीं कम, मतलब छोटे छोटे एरिए में, मतलब जरा जरा सी दूरी पर यह प्रेशर हमको कम और अधिक देखने को मिल जाता है इन्हीं सब के कारण, ठीक है। जहाँ कहीं आंधी आ गई, ठीक है, वहाँ पर धूल बहुत सारा उड़ गया तो वहाँ प्रेशर बढ़ भी जाता है। लेकिन आंधी आएगी क्यों, कि प्रेशर कम जब होता है, प्रेशर जब कम होता है तो आंधी आती है। अब आंधी, ये समझ लीजिए सर्दियों में आंधी कभी नहीं आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, क्यों,
क्योंकि वहाँ पर प्रेशर अधिक होता है तो दूसरी जगहों की हवाएं वहाँ पर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वहाँ की हवाएं उठेंगी तभी बगल की हवा आएगी। अब जब बगल की हवा आएगी उसी को क्या कहेंगे, उसी को आंधी कहेंगे। लेकिन सर्दियों में देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा गर्मियों में देखने को मिलेगा। अब देखिए कहीं पर धूल कण है, मतलब कहीं पर है और वहाँ पर आंधी आ गई, वो आंधी यहाँ की सारे डस्ट पार्टिकल और जलवाष्प को घसीट करके यहाँ लाई थी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ अपेक्षाकृत कम तो हो गया प्रेशर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया परिपेक्ष में इस स्थान के, जो कि कभी कम था। तो इससे आप सीखे क्या कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसें, धूल कण, जलवाष्प हैं और वही तो प्रेशर डालते रहते हैं हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, जो उड़े वही प्रेशर डालेंगे, कि मतलब खिंचाव तो पृथ्वी का है ही है, तो वही प्रेशर डालेंगे। जहां पर ये सारी चीजें होंगी ही नहीं तो वहां पर क्या प्रेशर पड़ेगा, आप तो खुद ही समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मरुस्थल जहाँ पर एक भी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, धूल कण ही होते हैं। लेकिन हम समुद्रों पर जाते हैं, वहाँ जलवाष्प होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जलवाष्प का कार्य करेगा प्रेशर के रूप में और मरुस्थल में धूल कण का कार्य करेगा प्रेशर के रूप में। तो मतलब धूल कण तो समुद्रों में पाए नहीं जाएंगे, उसके ऊपर वह जलवाष्प ही रहेंगे। तो अपने अपने स्थान पर अपना अपना इनका महत्व होता है कि यह यहाँ पर इतना प्रेशर लगाएगा और यह यहाँ पर इतना प्रेशर लगाएगा। तीसरा फंडा है कि ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई क्या करता है, देखिए कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर यह पृथ्वी का तली है, यहाँ पर क्या है, पर्वत है, यह है जलीय भाग मतलब समुद्र तल। तो यहाँ पर मिलीबार में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर रहता है परिपेक्ष में किसके, यहाँ पर मिलीबार में मान लीजिए यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5। ठीक है, यहाँ 5 मिलीबार, यहाँ 2 मिलीबार। ऐसा क्यों, देखिए अभी तो हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर जब अधिक होता है तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डाउन होता है तो प्रेशर अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, नीचे है और यहाँ पर टेम्परेचर हाई है। लेकिन यहाँ पर मिलीबार में अगर हम देखते हैं प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी ऐसा इसलिए होता है कि देखिए हमारी पृथ्वी पर खिंचाव, हम अभी क्या बताए थे, यही खींचता है पृथ्वी का, यह खींचता है पृथ्वी पे मान लीजिए यह है, तो यह इसका खिंचाव अधिक रहेगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर खिंचाव कम हो जाएगा क्योंकि इससे दूरी इसकी बढ़ जाएगी। और दूसरा फंडा क्या है कि हमारे पृथ्वी पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो यह तत्व हैं, धूल कण, जलवाष्प या गैसें, इनकी मात्रा कम होती जाएगी तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर उठे तो कोर से हम दूर गए, पहला फंडा ये हो गया प्रेशर कम होने का। दूसरा क्या हो गया कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर कम तो हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यह गैसें जो हैं हल्की हैं, जिस वजह से इस पर प्रेशर कम पड़ा। देखिए 2 फंडे हमेशा याद रखिएगा कि यह कोर से दूरी और पृथ्वी के तली से ऊंचाई प्रेशर को कम कर ही कर देगा। ठीक है, यहाँ पर 2 फंडे आ जाते हैं। एक फंडे पर मत रहिएगा कि टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर अधिक हो गया, ये तो काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर 2 फंडे काम करने लगेंगे। ऊंचाई पर डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और जितनी भी गैसें हैं वह कम होती जाएंगी, जिससे प्रेशर कम पड़ेगा। और यह पृथ्वी का जो केंद्र है, यहाँ का खिंचाव इन पर फिर कम काम करेगा, जिस वजह से यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा ठंडी के बावजूद, मतलब टेम्परेचर कम होने के बावजूद। और यहाँ पर क्यों अधिक होगा, क्योंकि इससे नज़दीकी है। ठीक है, इससे तो नज़दीक है और भारी गैसों का दबाव है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर मिलीबार में अगर हम देखें तो प्रेशर अधिक हो जाएगा। चौथा फंडा क्या है, वायु, विंड। ठीक है, विंड या हवा, यह किस तरीके से हमारे प्रेशर को डिस्टर्ब करता है। देखिए हम ये देखते हैं कि अगर किसी स्थान पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो आसपास की हवाएं उसके पास आ जाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी है, ये सूरज है, यहाँ की रोशनी चारों तरफ पड़ रही है,
लेकिन सूर्य की रोशनी जिसके पास एकदम डायरेक्टली पड़ेगी तो वो क्या हो गया, वहाँ पर ऐसा मौसम क्रिएट होगा कि वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। तो यहाँ की हवाएं जब उठ गई तो ये स्थान लगभग खाली, तो यहाँ पर जो हवाएं हैं लेकिन कम टेम्परेचर है, मतलब कम टेम्परेचर अधिक प्रेशर, तो यहाँ से ये हवाएं इधर की तरफ मूव होंगी और इस क्षेत्र के सभी लोग कहेंगे कि ओ हो यहाँ पर तो आंधी आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी प्रेशर एकदम कंप्लीट हो गया और यहाँ के जो जलवाष्प धूलकण थे ऊपर चले गए, ऊपर गए वो भी प्रेशर लगाए। तो ये सर्किल पूरी तरीके से चलता रहता है। इन सब चीज़ों को आगे भी हम अभी पढ़ाएंगे और बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे। बस यह बता रहे हैं कि प्रेशर हम पढ़ा रहे हैं, वायु दाब हम पढ़ा रहे हैं। बस किस लिए अभी इतना बोल रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, क्योंकि आपको हम वायु दाब पेटियाँ पढ़ाने जा रहे हैं। जो 7 पेटियाँ हैं पृथ्वी पर हवाओं की, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। हवाएं किस तरीके से हमारे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मूव होती हैं और उसके 7 बेल्ट हैं। उस बेल्ट को समझाने के लिए इतनी चीज़ें हमको बताना पड़ रहा है। इसका भी चैप्टर आएगा, स्पेशल तरीके से हम उसको आपको समझाएंगे। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों में शेयर करते रहिए। हाँ, हम ये बता रहे थे, यहाँ की आंधी अगर यहाँ आई तो क्या हुआ, यहाँ के धूल कण और जलवाष्प को लेकर के यहाँ चली आई, तो एक स्थान पर क्या हुआ, जहाँ पर कभी अधिक प्रेशर था वहाँ पर कम हो गया। मतलब हवा आई, यहाँ के धूल कण को कहीं लेकर के चली गई, जलवाष्प को कहीं लेकर के और चली गई, तो हमारे सर के ऊपर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जितना भी धूल कण थे, जितने भी जलवाष्प थे, जितनी भी गैसें थी, यहाँ से कहीं और चली गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, एकाएक प्रेशर डाउन हो गया और कहीं पर जाकर के जहाँ पर वह तत्व गए वहाँ पर भी कम रहा होगा, तभी तो यहाँ की हवा गई तो वहाँ पर मेंटेन कर दी। ये चक्र ही है जो चलता रहता है। कहीं पर कम होगा तो कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम था तो कहीं पर ज़्यादा हो गया था, तो हो गया था तो जहाँ पर कम है वहाँ पर प्रकृति के द्वारा लाया गया, मतलब हवा के द्वारा लाया गया। तो इसी तरीके से प्रेशर मेंटेन होता रहता है, हमेशा ऐसा होता रहता है। अब हम देखेंगे मानव जनित कारण। ठीक है, मानव किस तरीके से यह सब डिस्टरबेंस कर रहा है, जो हमारा वातावरण, जो हमारा वायुमंडल है, इसका जो अपना प्रेशर है वह किस तरीके से डिस्टर्ब होता है मानव जनित कारण से। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कभी हम पढ़ाएंगे, एक पूरा टॉपिक है। लेकिन इतना समझ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण हम मानव ही हैं। तो हम तरह तरह की चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं, वह जहरीली भी होती हैं, हमारे अर्थपूर्ण भी होती हैं और अर्थहीन भी होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारी दिनचर्या और हमारे इस्तेमाल के लिए वह चीज़ें अनिवार्य भी हैं, क्योंकि हम मानव हैं और दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रकृति को दूषित कर दें। आज हम जिसके सहारे जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, मतलब जिसका निर्माण हम कर रहे हैं और हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, उसके सहारे हम नहीं जी पा रहे हैं। और हमारा वातावरण ही जब दूषित हो जाएगा, हम नहीं जिंदा रहेंगे, तो उन चीज़ों का आखिरकार हम करेंगे क्या। अभी प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे कि देखिए, मानव ग्लोबल वार्मिंग ला रहा है, मतलब पार्थिव ऊष्मन इसे कहते हैं हिंदी में। अब यह टेम्परेचर अधिक होगा, मतलब तरह तरह की गैसें यूज किया, ठीक है, अब टेम्परेचर अधिक हुआ, टेम्परेचर जब अधिक हुआ तो प्रेशर कम हो गया। तो मतलब प्रेशर ही तो डिस्टर्ब हुआ ग्लोबल वार्मिंग के कारण। हमारे द्वारा जो गैसें उत्पन्न की गई और ग्लोबल वार्मिंग आई, तो एक पार्टिकुलर क्षेत्र में तो प्रेशर कम ही हो गया। मतलब जहाँ पर इंडस्ट्री हुई वहीं पर ही तो गैसें छूटेंगी, वहीं पर वातावरण गर्म होगा। अब जब वहीं पर वातावरण गर्म होगा तो उस सिटी विशेष या स्थान विशेष का जो प्रेशर है वह डिस्टर्ब तो कहीं ना कहीं होगा ही। CO2 गैस, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो बहुत भारी गैस है। ठीक है, जब बहुत भारी गैस उत्पन्न होती है, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं लगाया तो गया है प्रतिबंध, लेकिन वह कहीं ना कहीं लाइसेंस बेस पर चलती हैं, चोरी छुपा भी चलती हैं। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब यह भी एक ऐसा क्षेत्र होता है छोटा सा, जहाँ पर पार्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता रहता है। अब देखिए, ये होता क्या है, ये अब एक भारी गैसें हैं,
ठीक है, यह भारी गैस है। अब यहाँ पर टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा या नहीं भी कम हो गया तो यह गैस है, यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड भारी है और उस क्षेत्र विशेष पर अधिक प्रेशर डाल देगी। वहाँ पर अधिक प्रेशर होना नहीं था लेकिन वहाँ पर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जैसी भारी गैस के उत्सर्जन से। ठीक है, तो यह मानव जनित ही कारण है कि वहाँ का एक्चुअल जो प्रेशर था वह डिस्टर्ब होकर के और अधिक प्रेशर वहां पर क्रिएट हो गया और मानव के लिए कहीं ना कहीं वह नुकसानदायक होता ही होगा। तीसरा है कि धूल कण। ठीक है, धूल कण ऐसी चीजें हैं कि जो समझ लीजिए हम खनन कर रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, ये सब धूल कण आसमान में उड़ के जाते हैं। तो यह भारी तत्व हैं, हमारे ऊपर ही टंगे रहते हैं। तो जहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा धूल कण मतलब कि ज़्यादा वाहन, ज़्यादा खनन, यह सब अपना एक विशेष क्षेत्र ही होता है। जंगलों में ऐसा नहीं देखा जाता है, वहाँ पर धूल कण नहीं होते हैं, लेकिन खाली स्थानों में धूल कण बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। और ये धूल कण भारी होने की वजह से प्रेशर को अधिक बढ़ा देते हैं, जिस वजह से प्रेशर डिस्टर्ब कहीं ना कहीं होता है। जो अपने एक्चुअल प्रेशर पे रहता है वह कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। चौथा है जलवाष्प। जलवाष्प ही भारी गैस है। ठीक है, जलवाष्प हमारे वातावरण में रहती है, जलवाष्प से ही वर्षा होती है। तो जलवाष्प मतलब गाड़ी धुलना, ठीक है, डैम बनाना और कहीं ना कहीं फुहारे जो लगे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी जलवाष्प की बढ़ोतरी इन्वायरमेंट में हमारे होती है और यह कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है और यह गर्मी को सोख भी लेता है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे इन्वायरमेंट में टंगे रहते हैं और यह प्रेशर के रूप में जाने जाते हैं और इनका प्रेशर भी अधिक देखा जाता है या होता है। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक कारण, मानवजनित कारण, ये प्रेशर को जो कारक है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं ज़्यादा कर रहा है, कहीं ना कहीं कम कर रहा है, तो आपको निबंध लिखने में बहुत सारा सहायता इससे मिल जाएगा। और इस डायग्राम को आप बना लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। हम जैसे बनाए, हम तो बहुत ज़्यादा इसमें गोंच दिए हैं, लेकिन हाँ, आप सही से बना करके इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस वीडियो को एक बार, दो बार, चार बार आप देखिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए, अपना खुद ही नोट्स बनाइए। हाँ, कुछ हम बातें कर रहे थे कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, कि हम जैसा देखने को हमें मिलता है कि अगर हम पर्वतों पर जाते हैं तो वहाँ पर खाना जो बनता है वह जल्दी से तो ऐसा लगता है कि तैयार हो रहा है, लेकिन वह तैयार सच में नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर अभी बना रहे हैं कि किसी पतीली में चावल डाल दिए, समुद्र के किनारे बना रहे हैं, किसी पतीली में चावल डाल दिए तो वह जल्दी पक जाता है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम पर्वतों पर ले जाते हैं, वहाँ पर जब चावल बनाते हैं तो वहाँ पर उबल तो जल्दी जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर खाना नहीं जल्दी बन पाता। उसको निकालते हैं जब हम, तो चावल कच्चा ही हमको महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम जरा सा जानते हैं। एग्जाम में हमेशा ऐसा पूछा जाता है कि जब हम पर्वतों पर जाते हैं तो हमारे नाक, कान, मुंह से खून निकलने लगता है, हम जो पेन लिए रहते हैं उसकी स्याही निकल जाती है। अब जब हम खाना बनाने बैठे तो हमारा खाना नहीं बन पाता है। तो ये सारे बातों का जवाब आपको यहाँ पर अभी मिल जाएगा। देखिए, पहला क्या प्रश्न आता है हमेशा, ये समझ लीजिए पेन की स्याही निकल जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड का आना मुंह से, कान से, नाक से। और तीसरा क्या होता है कि यहाँ पर खाना, यह 3 प्रश्न पूछे हमेशा जाते हैं। सबका जवाब सुन लीजिए। देखिए, जो प्रेशर पर हमारी पेन का निर्माण हुआ है, ठीक है, हमारे समुद्र के किनारे जो भी पेन हम चलाते हैं उनका जो निर्माण हुआ है, तो एक निश्चित मिलीबार के दाब के अकॉर्डिंग उसमें स्याही भरी जाती है कि वह इतनी मिलीबार के ऊपर नहीं जाएगा या नहीं इसकी स्याही बाहर निकलेगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वह पेन बनाई जाती है। देखिए, पर्वत पर जो रहते हैं क्या वो पेन नहीं रखते हैं, वो नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पेन बनाई जाती है वह स्पेशल तरीके से बनाई जाती है कि वहाँ के मिलीबार मतलब वहाँ का जो प्रेशर रहता है, वायुमंडलीय जो दाब रहता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पेन बनाई जाती है, उससे वो लिखते हैं। हमारे यहाँ भी कभी कभी आप पेन को देख लीजिए, अगर वह निश्चित मानक मिलीबार का नहीं नापा जाता है तो कुछ कंपनियों के पेन हमेशा बहते ही रहते हैं। लेकिन अब
पहले तो ऐसा होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अब वह दाब एकदम एग्जैक्ट नापा जाता है, लेकिन फिर भी सस्ती पेन जो होती हैं वह बहने में देर नहीं लगाती हैं कभी। तो अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो प्रेशर के अकॉर्डिंग इस पेन पर स्याही भरी गई है, ठीक है, तो यह क्या है, यहाँ पर तो अभी प्रेशर ज़्यादा है। मान लीजिए अभी यहाँ हम बैठे हैं, प्रेशर ज़्यादा, हम पर्वतों पर चले गए तो वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर जहाँ कम होगा, अभी तो मान लीजिए यहाँ पर इतना प्रेशर है या इतना, लेकिन यही पेन अगर हम पर्वतों पर गए तब यह प्रेशर इतना हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है इसकी स्याही बाहर की तरफ फ्लो करेगी, निकलेगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम यहाँ पर ज़्यादा, अब यह निकलेगी बाहर की तरफ। ठीक है, अब यह तो हो गया पेन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ देखिए ब्लड का कॉन्सेप्ट क्या है। ब्लड का कॉन्सेप्ट ये है हमारे शरीर में, ठीक है, ये है हम, अब हमारे शरीर में जो ब्लड चल रहा है तो यह इसका भी अपना एक समझ लीजिए इन्वायरमेंट होता है, इसका भी अपना एक दाब का मानक होता है। यह जो पहाड़ों पर बसे हुए हैं उनका ब्लड तो नहीं निकलता है, हम जाते हैं तो हमारा ब्लड क्यों निकलता है। सेम इसी का, हम किसी और कंपनी में बने हुए हैं और ये पेन कहीं और कंपनी में बनी हुई है। मतलब हमारी आदत यहाँ पर है, हमारा शरीर की जो क्षमता है यही की है कि हम इतनी मिलीबार पर रहने लायक हो गए हैं, हमारा समझ लीजिए कैपेसिटी ही इतनी मिलीबार की है। अगर हम एकाएक चले जाते हैं पर्वतों पर, हाँ कुछ दिन रहेंगे तो हो जाएगा, हमारा शरीर उसको सहने की क्षमता रख लेगा, लेकिन हाँ हम एकाएक जब जाएंगे तो हमारे नाक, कान और मुंह से ब्लड आने लगेगा। इसका भी सेम कारण है जैसे इसका है कि मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा और हमारा ब्लड जहाँ से ये सोचेगा कि हम बाहर निकल जाएं वहाँ से है निकल जाता है ब्लड। ठीक है, अब तीसरा है खाना। खाना का कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे कभी कि क्वथनांक जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, क्वथनांक जब घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। कहने का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, उबाल, पानी का उबाल आखिर आता क्यों है। देखिए एक पतीली हम बना लिए, ठीक है, अब इसमें हम पानी डाल दिए और नीचे से क्या हुआ कि एक गैस जला दिए जो कि इसी पर अपना आंच दे रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस पतीली में रखा हुआ जो जल होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। उबाल आखिरकार होता क्या है, आखिरकार कोई चीज़ गर्म होती है तो उबाल क्यों मारती है। उबाल हमेशा ये समझ लीजिएगा, उबाल ये होता है कि वो चीज़ें इन्वायरमेंट में हमारे वायुमंडल में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह खुद तो जा नहीं सकती जब तक वह परिवर्तित नहीं होंगी किसमें, गैसीय फॉर्म में। तो ये पानी गैसीय फॉर्म में आने की कोशिश करता रहता है और यह जो बुल्ले मतलब जो ये उबाल हो रहा है ऊपर की तरफ उठने वाला है, यह स्वयं में जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पाता है। क्यों, क्योंकि ये भारी होता है परिपेक्ष में किसके, हमारे इन्वायरमेंट के जितने भी तत्व हैं उसके परिपेक्ष में ये भारी होता है पानी, और यह धीरे धीरे गर्म होकर के ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए हम अगर चले गए, लेकिन हाँ प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पर जो भी प्रेशर पड़ रहा है वो क्या है, इतना ज़्यादा है कि इस बॉयल को ऊपर की तरफ नहीं उठने दे रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठने ही नहीं दे रहा। अब हम कहीं पर चले गए पर्वतों पर, मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ें फिर अप्लाई की गई, यहाँ पर जला। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है वह परिपेक्ष में क्या होता है, इसके कम होता है। अब जब इसके कम होता है तो ये क्या हो गया, उबल जल्दी गया कि मतलब हम भाग तो सकते हैं गुरु, भाग जाएंगे हम। तो यहाँ पर यह उबल तो गया, इस पर टेम्परेचर क्या हुआ, कम टेम्परेचर में ही, मान लीजिए यहाँ 100 में तो यहाँ 90 में ही उबल गया है, उबल तो गया। लेकिन किसी चीज़ के पकने की जो दर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ये उबल तो गया, आपको पता तो चल गया उबल गया, ठीक है, उबल गया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो अंदर की चीज़ें हैं, चावल दाल कुछ भी आप रखे हैं, ये उबल नहीं पाया, मतलब यह पक नहीं पाया, उबल तो रहा है उसी में। आखिरकार कोई चीज़ 90 डिग्री पर छूने पर वो थोड़ी ही जला देगी, किसी को जलाएगी नहीं, बस पानी उबल रहा है, इधर उधर हो रहा है, उसी में तैर रहा है, यही है।
तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इसका हैंडल हुआ ही नहीं और यह उबलने शुरू हो गया। यही कारण होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर कम होता है, यहाँ प्रेशर कम हुआ तो यह अपने आप में उबलने लगा कि हम तो बहुत बड़े समझिए शूरवीर हैं, उड़ के ऊपर चले जाएंगे। तो इसमें का तत्व पक नहीं पाता है और इसमें का तत्व अच्छे से पक जाता है। हाँ, यहाँ पर भी अगर हम प्रेशर कुकर ले जाएं तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट यही काम करेगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है कि वहाँ उसके अंदर अपना एक दबाव क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर पतीली में सिर्फ ऐसा होगा, यहाँ पर चाहे जिसमें बनाइए सेम टेम्परेचर में बनेगा, लेकिन यहाँ पर अगर कुकर में बनाते हैं तो यहाँ पर सही बनेगा, लेकिन अगर खुले बर्तन में अगर बनाते हैं तो इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। हमको उम्मीद है यह जितना भी आपको अभी हम पढ़ाए यह वायुदाब आपको समझ में आ गया होगा। अब कोशिश ये करिएगा कि इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा कि जितना कॉन्सेप्ट हम आपको बताइए। अब क्लास तो वायुदाब की अब शुरू होगी, अभी तो पूरे तरीके से हम एक समझिए बॉर्डर आपका बना रहे थे कि छोटी छोटी बातें जब उसमें हम बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाए। अब यह चीज़ें इस्तेमाल होंगी स्टेप टू स्टेप उसी चैप्टर में, वायुदाब के चैप्टर में। जितनी भी पेटियां हैं, वायुदाब पेटियां हैं, उनको हम समझेंगे वह कैसे स्थानांतरित होती रहती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, या विषुवत रेखा से उत्तरायण या दक्षिणायन, किस तरीके से ये बेल्ट खिसकती रहती हैं पृथ्वी पर, और हमारी हवाओं का जो रुख होता है वो बदलता रहता है, और हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके से चेंज आता है, बारिश होती है नहीं होती है, ये सारी चीज़ें अपने अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों में शेयर करिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।